नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके इस चैनल वे टू पैनिक में। आशा करता हूं आप सभी मज़े में होंगे। स्टोरी सुनने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है माँ का। स्टोरी में हम सुनेंगे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या पागलपन कर सकती है। स्टोरी को शुरू से एंड तक जरूर सुनिए और इसमें क्या सही है क्या गलत है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसमें गलत इंसान। तो स्टोरी शुरू होता है एक छोटे से बस्ती में जो कि एक सिटी के अंदर हुआ करता था। बस्ती में 100 के आसपास घर है और उसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं और उसमें से एक हस्बैंड वाइफ का फैमिली जो कि 3 साल से उसी बस्ती में रह रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ 5 साल से शादीशुदा थे और 3 साल से उसी बस्ती में रह रहे थे और वहाँ पे आसपास में मजदूरी का काम कर रहे थे। हस्बैंड का नाम बासु और उसका वाइफ का नाम बसंती था। वो लोग हर दिन सुबह उठते थे, मंदिर जाते थे, एक बच्चे के लिए पूजा पाठ करते थे, फिर उनके काम में वो चले जाते थे। ऐसे ही उनका जैसे तैसे करके दिन गुजर रहा था। फिर ऐसे उनका ज़िंदगी चलते चलते कुछ दिनों के बाद उनको गुड न्यूज़ मिलता है कि बसंती माँ बनने जा रही है। फिर कुछ दिनों के बाद उनको एक लड़का हो रहा है। लड़के का नाम वो रखते हैं विनय। बहुत मज़े से फिर उनका जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे बस्ती वालों को खाना पीना देते हैं, एकदम अच्छे से विनय के जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाता है। वो सुबह उठते हैं, खाना वाना बना के फिर विनय को साथ में लेके उनके काम में चले जाते थे। फिर शाम को आते थे, फिर उनका वही पुराना वाला नॉर्मल लाइफ चल रहा है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। विनय को जब 6 महीने पूरे हो गए थे, फिर उसको एक बार बुखार आता है जो कि एकदम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बासु और बसंती दोनों एकदम परेशान, डॉक्टर को दिखाए, पास में जो वैद्य था आयुर्वेदिक का उसको दिखाए, फिर तांत्रिक से झाड़ फूंक भी की। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। फिर ऐसे होते होते 20-25 दिन के आसपास उसको बुखार रहता है विनय को। उसका डेथ हो जाता है विनय का। विनय के डेथ के बाद बासु और उनके जो बस्ती में जो लोग रहते हैं वो सारे मिलके जस्ट बासु के घर के पीछे ही एक शमशान हुआ करता था, वहाँ पर विनय को दफना दिए। धीरे धीरे उसका जो अंतिम क्रिया जो होता है वो ख़त्म होता है। लेकिन विनय के जो माँ बसंती वो विनय को भूल नहीं पाती है। वो एकदम डिप्रेशन में चली जाती है, रो रो के एकदम बुरा हाल, काम पे नहीं जा रही है, एकदम रो रो के बुरा हाल। बासु के पड़ोस में एक विधवा औरत रह रही थी, नाम है सारदा। बासु क्या करती थी, बसंती को वही सारदा के पास छोड़ के वो काम पे चला जाता था, फिर शाम को आता था। ऐसे हो जाता है 15-20 दिन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बासु को अपने गांव जाना पड़ता है, किसी ज़मीन के काम पे गांव जाना पड़ता है। लेकिन बसंती जो है वो एकदम कहीं पे जाने की हालत में है नहीं, इसीलिए बासु क्या करता है, बसंती को सारदा के पास छोड़ के वो अकेला ही गांव निकलता है। बासु गांव जाने के बाद बसंती और वो विधवा औरत सारदा दोनों मिलके सारदा के घर में ही रह रहे थे। उसी टाइम पे सारदा बसंती को बोलती है कि उनके शहर के लास्ट में ही एक बाबा रहते हैं जो कि मुर्दा इंसान को जिंदा कर देते थे। ऐसे ही उनको सारदा जो है वो बसंती को बहला फुसला के बाबा के पास लेके जाने के लिए राज़ी कर देती है। बसंती भी बहुत डिप्रेशन में थी, उसको बेटा चाहिए था, तो वो फट से राज़ी हो जाती है। फिर अगले वाला दिन जो है सारदा और बसंती
दोनों मिलके शहर के लास्ट में जो बाबा हैं उनके पास जाते हैं मिलने के लिए। बाबा को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबा जो है वो एक सुनसान जगह में रह रहे थे और उनका कुछ एक सिद्धि के लिए शमशान में उनको 2 बलि चढ़ाना था, 2 बच्चियों की। शारदा और बाबा दोनों मिले हुए थे। शारदा बाबा के लिए काम कर रही थी। शारदा और बाबा दोनों मिलके बसंती को यूज़ करके बाबा अपने खुद के काम करवाना चाहते थे। इसी वजह से शारदा बसंती को बहला फुसला के बाबा के पास लेके आती है और तीनों मिलने के बाद बाबा राजी हो जाते हैं। उन जो विनय था बसंती का बेटा, उसको बचाने के लिए बाबा राजी हो जाते हैं। फिर पहले के प्लान के मुताबिक बाबा बोलते हैं कि विनय को जहाँ पे दफनाया गया है उसका जो मृत शरीर है उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। निकाल के उसी जगह पे पूजा करना होगा, फिर जाके विनय जिंदा हो सकता है। यही सुन के कि विनय जिंदा हो जाएगा, बसंती बोल रही है बाबा जो भी करना है करो, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दो। शारदा भी एकदम सपोर्ट करते हुए बोलती है कि बसंती तुम चिंता मत करो, फिर सिर्फ बाबा जो बोलते हैं उसको करते जाओ, देखना विनय जिंदा हो जाएगा। फिर शारदा और बाबा दोनों मिलकर बसंती को भरोसा देते हैं कि विनय जिंदा हो जाएगा, सिर्फ पूजा करो विनय जिंदा हो जाएगा। फिर उन तीनों के बीच में यही बात हुआ कि बाबा उसी रात को वो उनके घर पे जाएंगे। सब लोग सो जाने के बाद शमशान में बॉडी को निकालेंगे और वहाँ पे पूजा शुरू कर देंगे। फिर शारदा और बसंती दोनों उनके बस्ती में वापस आ जाते हैं। जो भी बाबा बोले हुए थे कि पूजा का जो सामान वगैरह वो सब खरीद के रखते हैं पूजा के लिए। फिर मिडनाइट को बाबा आते हैं। सब लोग सो जाने के बाद बासु के घर के पीछे जो शमशान था जहाँ पर विनय को दफनाया गया था, वहाँ से विनय का जो बॉडी है मृत शरीर उसको निकालते हैं। निकाल के बासु के घर पे ही रख देते हैं। फिर वहाँ पर जाके कुछ पूजा पाठ करते हैं और ये सारा जो चीज़ होता है वो बाबा जी कर रहे हैं, उसको पूरा वो शारदा और बसंती वहाँ पर खड़े होके देख रहे हैं। शारदा एकदम लगातार बसंती को बोलती जा रही है कि तुम बाबा जी जो भी बोल रहे हैं तुम करते जाओ, विनय जो है वो जिंदा हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद बाबा के पूजा ख़त्म होता है। फिर बाबा आते हैं, बोलते हैं कि विनय को जिंदा करने के लिए 2 बच्चियों की बलि लगेगा। विनय का आत्मा जो है वो 2 बलि चाहती है। अगर तुम 2 बच्चियों की इंतज़ाम कर सकती हो तो फिर विनय का जो शरीर है वो जिंदा हो जाएगा। बसंती ये बात सुन के एकदम सोच में पड़ जाती है। 2 बच्ची लाना है, वो भी बलि के लिए। उसी टाइम पे शारदा क्या करती है, बाबा को हाँ बोल देती है कि हाँ जुगाड़ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बसंती फिर शारदा को देखती है तो शारदा ऐसे आंखों में इशारा कर देती है कि हाँ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सिर्फ विनय कैसे जिंदा होगा उसी को ही सोचो। फिर अगले दिन सुबह बसंती और शारदा दोनों ऐसे ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कैसे कहाँ से 2 बच्चियों की इंतज़ाम करे। ऐसे ही बात करते करते शारदा को भी पता थी कि बसंती जो है वो कुछ कर नहीं पाएगी, तो शारदा खुद से बोली कि तुम चिंता मत करो, हमारे ही बस्ती से 2 बच्ची को उठा लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ साथ दो, तुम्हारा विनय तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर शारदा क्या करती है कि एक 3 साल के बच्ची को चॉकलेट के लालच देके उन्हीं के बस्ती से उठा लेती है।
उठा के फिर बासु के घर में उसको कपड़ा वपड़ा बांध के उसको रखती है। ऐसे होते होते रात भी हो जाता है। फिर रात को फिर से बाबा आते हैं, पूजा पाठ करते हैं उसी जगह पे। विनय का मृत शरीर जहाँ से निकाले थे वहाँ पर जाके फिर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उस दिन उस बच्ची को बलि नहीं दे पाए, क्योंकि एक तो बस्ती से एक लड़की गायब थी, और उस दिन क्या है कि लोग आना जाना भी करते रहते थे और उस लड़की को ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर चली गई क्या। तो इस वजह से उस दिन वो बलि नहीं दे पाए। फिर अगले वाला दिन जैसे कि थोड़ा सा ये सारा कांड शांत हो जाता है, थोड़ा सा लोगों का चहल पहल थोड़ा सा कम होता है। फिर अगले वाला दिन उसी लड़की को बलि दे देते हैं। और ऊपर से ये सारा काम भी उनको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बासु कभी भी गांव से लौट के आ सकता है। और नेक्स्ट उनको और एक बलि ज़रूरत है, और एक बच्चे की। फिर अगले वाला दिन शारदा जो है वो और एक बच्ची की इंतज़ाम कर देती है। जैसे तैसे करके उनका दो बच्चियों की बलि हो जाता है। फिर उसके बाद बाबा तो यही बोल के चले गए कि तुम चिंता मत करो, ये अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इसके बॉडी में जान आ जाएगी। जो विनय का बॉडी था उस पे जान आ जाएगा। बसंती भी बिना कुछ खाए पिए उधर ही विनय के बॉडी के पास वैसे ही लेटी रही, कब जिंदा होगा कब जिंदा होगा। ऊपर से बासु का भी कॉल आ गया कि आज वो गांव से निकल रहा है, 2 दिन में वो पहुंच जाएगा। बसंती को भी यही डर है, अगर बासु भी आ जाएगा देखेगा कि विनय का बॉडी जो है वो घर पे ही है, ठीक है, वो फिर बबल हो जाएगा। उसको भी यही डर लग रहा था। और ऊपर से बासु का भी कॉल आ रहा है कि वो 2 दिन में आ रहा है। फिर 2 दिन के बाद बासु आता है। बासु आके फिर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई खोलता नहीं है। बसंती कुछ खोलती नहीं है, ना कि कुछ बोलती भी है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी हलचल नहीं है। बासु को थोड़ा सा डाउट होता है और वो दरवाज़ा तोड़ देता है। तोड़ के अंदर जाता है तो फिर वो भी शॉक्ड एकदम। विनय का जो बॉडी है वो लेटा हुआ है और बसंती जो है उसके साइड में फांसी दे दी। बासु ये सब देख के वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या ये सब चल रहा है। विनय का जो कि मर चुका था, उसका बॉडी जो है पीछे वाला शमशान में दफनाया गया था, वो वाला बॉडी उसके घर में, और साइड में उसका वाइफ बसंती वो भी फांसी दे दी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शारदा ये सब देख के वो अपने गांव भाग गई, क्योंकि उसको पता थी कि जब बासु आएगा ये सब देखेगा, उसका विनय का जो बॉडी है वो उसके घर में है, ये सब देखेगा तो फिर पूछेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं है, क्योंकि बसंती जो है वो बसंती को छोड़ के गया था शारदा के पास। यही सब देख के बस्ती वालों ने फिर पुलिस को बुला दिया। पुलिस आने के बाद वो देखता है कि 2 मृत शरीर वहाँ पर बासु के घर में है। फिर वो तहकीकात करते हैं। उनको एक सुसाइड नोट भी मिला जो कि बसंती लिख के गई थी। उस सुसाइड नोट में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन था, कैसे शारदा और बसंती दोनों गए थे बाबा के पास, फिर क्या क्या हुआ था, कैसे बलि दिए थे, वो सारा कुछ सुसाइड नोट में एक्सप्लेन करके लिख के गई थी। फिर उसको लेके पुलिस शारदा और वो जो बाबा दोनों को ढूंढ निकाला। ढूंढने के बाद उन दोनों को अरेस्ट भी किया। फिर ये सब सॉल्व होने के बाद बासु ये सब छोड़ के, ये सब जगह छोड़ के अपने गांव चला जाता है। तो यही है आज का स्टोरी। इस स्टोरी में कौन मुजरिम है कौन है नहीं, इसमें मेन 3
नेगेटिव कैरेक्टर है बसंती, सारता और वो बाबा। तीनों में से आपके नज़र में कौन मुजरिम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। कहानी अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।